हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस है टारगेट टेस्ट कंप्यूटर का। वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपके डाउट है, छोटे मोटे जो भी डाउट्स हैं, जहाँ पे भी हैं, वो डाउट जो है आपके इन वीडियोस के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। इसका जो पहले टारगेट था यार कि इसको लाइव करवाया जाए, लेकिन टाइम लाइव में क्या होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन ही आपके 1 घंटे में सॉल्व हो पाते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि चीज़ों में आपके डाउट, और क्योंकि ये टारगेट टेस्ट था तो बहुत सारे लोगों ने ये टारगेट टेस्ट दिया होगा, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है शायद जिसमें थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता भी नहीं चल पाती चीज़ें कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, गलती क्या होनी चाहिए थी, सही क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चल पाते। दूसरा ये है कि यार ये वीडियोस जो है काफ़ी लोग देखने वाले हैं, मुझे ये उम्मीद है, और आप लोग इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे जितने लोग जो हैं प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए थे। तो आप लोगों के लिए जो है हमने सोचा है कि यार ये चीज़ जो है आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि देखिए हमारे एंड पे आपके लिए जितना बेस्ट हो सकता है हम वो करने की कोशिश करते हैं। आपका लास्ट टाइम इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी, या फिर कहीं पे छोटी मोटी जो मिस्टेक है, देखो ये जो पूरा पेपर होता है वो खुद बनाया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली आपको बनाया जाए। कोशिश होती है आपको कि एक 100 नंबर के पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे दी जाए ताकि आप लोग जो है उन चीज़ों को पढ़ पाएँ। लेकिन फिर भी 100 नंबर के पेपर में जो टाइपिंग होती है वो कहीं ना कहीं छोटे ना छोटा कहीं लूप होल्स रह ही जाते हैं। तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, इसीलिए आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का जो है सॉल्यूशन भी करवाया जाता है, ताकि जो है आप लोगों तक एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक सटीक जानकारी पहुंच सके और आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अपने पास अपना पेपर जरूर रखिएगा। जहाँ पे जिसको डाउट है अपने डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक है और यहाँ पे इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर ये मान के चलिए आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिससे आपके 4 प्रश्न एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारी 15 डेज़ वाली सीरीज़ भी चल रही है, वो सीरीज़ आप इसी में इंक्लूड करके देख लीजिएगा, क्योंकि आगे वो सीरीज़ भी आएगी। तो इसलिए जो है आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कंप्यूटर में थोड़ा बहुत जो है अच्छा करना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था आपके पास, निम्नलिखित में से कथनों में से आपको बताना था, सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताया गया था कि जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं, ठीक है, चिप का मतलब बेसिकली हम यहाँ पे आईसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आईसी बोला सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी हुई होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, आईसी जो बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती है। और ये जो आईसी है इसका जो निर्माण किया था वो किसने किया था, आपके पास जॉन किल्बी साहब ने किया था। ठीक, एक बात तो आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सा इस पेन को थोड़ा सा हम कम कर लेंगे ताकि जो है हम बेहतर लिख पाएँ। इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर का हार्डवेयर वाला भाग है, ये बात बिल्कुल सही गलत है। आपके पास ये हार्डवेयर वाला भाग नहीं है, आपके पास ये सॉफ्टवेयर वाला भाग हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें आप फील नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसे आप टच कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने देखा है ना आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आप टाइप करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, एक्सेल होता है, वो सारा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही वो चीज़ें आती हैं। तो आप उन्हें कभी टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर आपके पास माउस हो गया, कीबोर्ड, आपके पास मॉनिटर, स्पीकर, जितनी चीज़ें आप टच कर पाते हैं वो सारे का सारा आपके पास हार्डवेयर के अंदर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भैया ये हार्डवेयर नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर में डेटा का बाइनरी रूप भंडारित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाइनरी का मतलब ही आपके पास कितना होता है, 0 और 1 होता है। तो कंप्यूटर में यही होता है आपका, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को एक मशीनी भाषा का हम नाम देते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज हम इसको कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। जब जब आपके पास इस टाइप का प्रश्न आए तो तब आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास देखो यहाँ पे एक चार्ल्स बेबेज का नाम भी आता है ना, चार्ल्स बेबेज का नाम, मैं सिंपल बेबेज लिख देता हूँ। ये जो बेबेज साहब हैं इनको भी आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। अब देखो अगर आपके पास प्रश्न कभी आ जाए आधुनिक कंप्यूटर का जनक, अगर कभी आपके पास प्रश्न आ जाए तो आपको एक काम करना है यार, और वो काम ये करना है कि आपको आंसर कौन सा मानना है, आपको आंसर जो करना है वो करना है एलन ट्यूरिंग। अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए, मान लो अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर आप आंसर क्या करेंगे, एलन ट्यूरिंग को आंसर करेंगे, वहाँ पे बेबेज को आंसर नहीं करेंगे। और मान लो कि अगर आपके पास जो है बेबेज एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में ना हो तो फिर आपके पास जो है बेबेज आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि एक तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है ना, एलन ट्यूरिंग इसका आंसर होता है, इसीलिए पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इन्होंने एल्गोरिदम वगैरह इन्होंने डिज़ाइन की थी, उसके लिए बेसिकली इन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, इसलिए जो है आपके पास जो एलन ट्यूरिंग है उन्हें आपका आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वैसे हमारे जो बेबेज साहब थे इन्होंने सबसे पहले एक डिफरेंशियल कंप्यूटर बनाया था, अगर ये आपको याद होगा। इसी का एक मॉडिफाई वर्जन था एनालिटिकल इंजन, और इसी एनालिटिकल इंजन में अगर आपको पता होगा आपके पास जो इनका नाम आपके पास आता है
एक लेडी अगस्टका, ये लेडी अगस्टका ने इसमें पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पहला प्रोग्रामर भी बोला जाता है। और ये जो एनालिटिकल इंजन है यही आपके पास जो मॉडर्न जो कंप्यूटर हैं या फिर जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो उनकी नींव बोली जाती है, इसलिए बेबेज को जो है आपके पास क्या बोला जाता है, इसका जनक बोला जाता है। ठीक, तो ये बात थी आपको जो समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपके पास यहाँ पे आंसर कौन सा सही कथन होगा, आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही कथन हो जाता है। पहला, दूसरा और चौथा, ये वाला इसका सही कथन आपके पास हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हर एक जो है कमेंट का रिप्लाई आता है, चाहे वो किसी भी टाइप का कमेंट हो, आपके कोई प्रश्न होते हैं, आपके डाउट होते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। बस एक चीज़ होती है वो है कि यार गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 100 में से अगर मैंने कोई भी एक गलत चीज़ बोली है, वो गलत चीज़ आप तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब सामने बैठे हुए होते हैं तो चीज़ें फिर वेरीफाई हो जाती हैं, पता चल जाती है। लेकिन कैमरे के पीछे या फिर हम क्योंकि अपने आप में ये सारी बातें करते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो किसी को कहीं भी डाउट होगा तो वो जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर जो है बस एट द लास्ट की गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना था। तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सीरियल बस, ये आपके पास सही सुमेलित हो जाता है। ठीक, तो आपके पास क्या होता है, USB, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ALU है ये ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, यहाँ पे ये गलत है ना, यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म नहीं होता है, यूनिवर्सल होता है। ये होता है आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस। अब ठीक है, ये ALU का मतलब ये पूरा, ये बात सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये आपके पास किसके काम आता है, आपके पास गणना करने के ये काम आता है। अभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि गणना करने के लिए किसको काम में लाया जाता है, तो ALU को लाया जाता है। रैम क्या होता है, आपके पास रीड ओनली मेमोरी होती है, या रैंडम एक्सेस आप इसे कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो मैं कह रहा था रीड ओनली मेमोरी, वो किसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास, वो रोम की फुल फॉर्म होती है आपके पास, रीड ओनली मेमोरी। अब इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये चीज़ें क्या क्या है। इसके अलावा ये MMPS, इसमें यहाँ लिखा है ना कुछ MMPS, ये कुछ ऐसा है। अब ये है क्या, तो ये हो सकता है यहाँ पे ये S रहा हो, ये SMPS रहा हो, ये सारी टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है आगे पीछे, बाकी इसकी तो आप कुछ भी फुल फॉर्म बना दो। ठीक है ना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये MPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मोड पावर सप्लाई, तो इसलिए मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट नहीं, यहाँ पे इसकी जगह M नहीं, ये S होना चाहिए था। ठीक, लेकिन अभी के लिए आपको बस ये चीज़ याद रखनी कि आपके लिए जो आंसर बनेगा वो C वाला बनेगा, ये B नहीं है। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस आपके पास होती है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका चुनाव करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है ना। अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का जो आविष्कार था एलन ट्यूरिंग ने यहाँ पे किया था। इसके अलावा विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो साक्षरता होती है, साक्षरता का मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर की अवेयरनेस है, कि आपको ये पता है कि कंप्यूटर कौन सा कार्य करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है। क्या आप ये जानते हैं, कंप्यूटर का साक्षरता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोगों को अवेयर करवाएं। प्रश्न आता है एग्जाम में कि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब कौन सा नहीं होता है, तो ये इसका मतलब नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपके पास सही हो जाती है कि भैया कंप्यूटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्य भी आपका नहीं करेगा। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे उस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास सही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो और आती है, सबसे पहले स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर। देखिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। अब देखना जरा, मेरी बात सुनिएगा जरा, क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो समझना। यह है आपके पास ABC। दूसरा, सबसे पहला यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, मार्क फर्स्ट। ये बात भी याद रखिएगा। अगर आपके पास आ गया सबसे पहला आम उद्देश्य वाला, या आम उद्देश्य से या आम पर्पस से यूज़ किया गया या इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन होगा, तब आप याद रखेंगे ENIAC का। ठीक, तब कौन सा हो जाएगा, आपके पास ENIAC हो जाएगा। ENIAC आपके पास जॉन मॉचली और प्रेस्कट साहब ने जो है इसको ढूंढा था।
प्रेस्कट साहब ने जो है इन्हें ढूंढा था। तो आपको जो है इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और जो आपके पास चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास जो ABC है इसको ढूंढा था आपके पास जॉन एंटाशाफ। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज़ बताना की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था। अब देखो सबसे पहले अगर हम वैसे बात करें, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भैया सबसे पहला जो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था वो आपके पास कौन सा था? ABC था। और ये जो एलन ट्यूरिंग का जो यहाँ पे नाम आता है, ये ABC जो था ये इससे पहले का कंप्यूटर है। ठीक है, ये तो 1937 के आसपास का है जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ना, ये 1937 के आसपास का कंप्यूटर है। तो ये इस हिसाब से ऑप्शन में आंसर में नहीं आना चाहिए था। ठीक, तो देखो कभी आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो आपके पास क्वेश्चन यही आएगा, कैसा? सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ABC, सबसे पहला यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर मार्क फर्स्ट, सबसे पहले आम उद्देश्य के लिए यूज़ किया गया कंप्यूटर ENIAC। ये आपके पास कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न नहीं होंगे, आपके पास सिंपल सा होगा। अगर आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर पूछा गया है तो फिर आपके पास ऑप्शन में ABC भी नहीं आएगा, मार्क भी नहीं आएगा। आपके पास ऑप्शन होगा ENIAC, UNIVAC, ADVAC, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अभी क्योंकि ये प्रश्न बनाए गए हैं तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने आपको सिंपल कहा ना, अगर आपके पास आधुनिक कंप्यूटर का जनक आता है तो आपके पास एलन ट्यूरिंग है, तो फिर आपके पास वहाँ पे चार्ल्स बेबेज उसमें ऑप्शन में होगा भी, तो एलन ट्यूरिंग ही उसका आंसर होगा। और इन केस अगर आपके पास एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में नहीं है तो फिर चार्ल्स बेबेज उसका वहाँ पे आंसर होने वाला है। ये इस टाइप से कुछ चीज़ें चलती हैं। तो फिलहाल आप क्या कर लीजिएगा, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा इसको आंसर करना। ठीक, अब देखो यहाँ पे किताबों में भी या प्रश्न बनाने वाले ने भी किस हिसाब से ये इसके आंसर दिए हैं वो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आपको जो चीज़ें हैं, एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो आपको इस टाइप से ही यहाँ पे याद रखनी है, किसने जो चीज़, कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे ढूंढी है। चलिए आंसर क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, गलत कथन बताना। आपको प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब को ही यूज किया था। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास हार्डवेयर के आधार पर चीज़ें हैं, हार्डवेयर के आधार पर। ठीक, हमने प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया था, पहली बात। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। तीसरी पीढ़ी में अगर आपको पता होगा तो हमने IC यूज की थी। और चौथी पीढ़ी में जाके हमने माइक्रो प्रोसेसर में डील करना शुरू कर दिया था, और हम इसी में VLSI को भी हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली बात बिल्कुल सही है, यह हार्डवेयर के बेसिस पे ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, प्रथम पीढ़ी में प्रोग्रामिंग में यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना यार, देखो ये यांत्रिक भाषा ही आपकी, मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी आपकी ये मशीनी भाषा है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने परसों बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इसको लाइव में करवाया था, आप सभी लोगों ने कमेंट किया। कौन सा कमेंट कर रहे थे आप? पता नहीं, आप कमेंट करते सी, बहुत सारे कमेंट करते, क्योंकि ऑफलाइन में आपको सी उसका आंसर मिला होगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वाकई में ये सी उसका आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और अपना आंसर के साथ मैच जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यांत्रिक भाषा होती है उसको हम मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा का मतलब भी आपके पास क्या होता है, 0 और 1 होता है। इसके अलावा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेटा भंडारण के लिए हमने मैग्नेटिक टेप यूज़ नहीं किया था, इसको काट दीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने यहाँ पे यूज़ किया था यार पंच कार्ड को, पंच कार्ड। और ध्यान रखना, हम PCR के बारे में बात करते हैं ना, पंच कार्ड रीडर, ये आपके पास कैसी है, आपके पास एक इनपुट डिवाइस आपके पास हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ से बहुत अहम चीज़ है कि ये मैग्नेटिक टेप अगर फर्स्ट पीढ़ी में यूज़ नहीं हुआ तो कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था? तो मैग्नेटिक टेप यार आपके पास द्वितीय पीढ़ी में आपके पास यूज किया गया, द्वितीय पीढ़ी में। अब ये क्या है, ये है क्या? ये आपके पास मेमोरी स्टोरेज की डिवाइस है। यानी हमारे पास है कि मेमोरी स्टोरेज का मतलब हो गया कि ये किस टाइप की मेमोरी का यूज हमने किस पीढ़ी में किया होगा। तो पहली पीढ़ी में हमने पंच कार्ड को यूज किया, दूसरी पीढ़ी में हमने मैग्नेटिक टेप को यूज किया, और तीसरी पीढ़ी में जाके हमने क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड पीढ़ी भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने यार सेमीकंडक्टर को यूज किया। सेमीकंडक्टर जो मेमोरीज हैं, जो हमने IC से जिनका निर्माण किया है, हमने उनको यूज किया। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ENIAC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आ गया, स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर आ गया, या आम उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर आ गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ENIAC हो जाएगा। तो अभी के लिए कौन सा गलत कथन कौन सा हो जाएगा, तो आपके पास जो है ऑप्शन C आपका गलत कथन हो जाता है। आई होप को आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। अभी भी कह रहा हूँ अपने प्रश्न पत्र तैयार रखें, ठीक है भैया। देखो हमारे पास जो भी आपके अकेडमी में जितने भी स्टूडेंट आते हैं यार,
आप लोग सीधी सी बात है, आप एकेडमी के भरोसे होते हैं। एकेडमी का मतलब आप लोग जो है भैया, जो आप लोग को टीचर्स पढ़ाते हैं आप उनके भरोसे होते हो, है ना। और एक कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, 5 नंबर का कंप्यूटर आता है और आपका इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और जो प्रश्न यहाँ पे बनाए गए ये A1 क्लास के प्रश्न है, मतलब बहुत बढ़िया प्रश्न बनाए गए, बेसिक लेवल के प्रश्न है जो सबको आने चाहिए। अभी देखो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपको इससे पहले 4 क्या उसके मुझे लग रहा है कि 5 से 7 प्रश्न हो चुके हैं वो, और अगर आप उसको नोट कर लेते हो और परीक्षा में अगर गलती से आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैग्नेटिक टेप के बारे में बात की थी, मैग्नेटिक टेप हाल ही में किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि मैग्नेटिक टेप हमने किस पीढ़ी में यूज़ किया। अब मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेमीकंडक्टर हमने किस पीढ़ी में यूज़ किया, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ पंचकार्ड रीडर हमने किस पीढ़ी में यूज़ किया, क्वेश्चन यही तो होते हैं। अब वो ज़माना थोड़ा सा गया, कौन सा, आईसी, ट्रांजिस्टर, ये वाला ज़माना गया। अब आपको थोड़ा सा और चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, और वो चीज़ें कौन सी हैं, इसी टाइप से कि भैया स्टोरिंग डिवाइस के बारे में बताओ। ठीक, चलो आगे देखो, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए यार हम यूनिवेक के बारे में बात करते हैं। ये आपके पास क्या है, आपके पास यूनिवेक। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली यही आएगा, वाणिज्यिक पर्पज के लिए या व्यावसायिक पर्पज के लिए, व्यावसायिक। तो आपको यहां पे एग्जैक्टली यही चीज आपके पास याद होनी चाहिए। ढूंढा किसने था, यह बनाया किसने था, ये आपके पास मॉचली एंड प्रेस्कर्ट आ जाता है। इसीलिए देखो मैं आपको एक चीज सिंपल बताता हूं, जब प्रश्न आता है कि यार पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, आम उद्देश्य के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एक ही आंसर आएगा, उसमें एनिक आ जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये प्रथम पीढ़ी के अंदर ही आते हैं। और फिर क्वेश्चन दूसरा यही आता है कि वाणिज्यिक पर्पज के लिए कौन सा यूज किया गया था, फिर आपके पास एनिवेक, यूनिवेक को यहाँ पे जो है आपके पास यूज किया गया था। ठीक, और उसके बाद जो है जैसे आपके पास एडवेक हो गया, तो ये आपके पास डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब कुछ अलग होता है, वो डिजिटल की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। और जो एनालिटिकल इंजन है, यही वही इंजन है जिसमें आपके पास जो लेडी अगस्टिका थी उसने पहला प्रोग्राम डाला था, लेडी अगस्टिका। इसलिए लेडी अगस्टिका को क्या बोलते हैं, हम लेडी अगस्टिका को नाम देते हैं कि यार ये आपके पास क्या है, ये पहली प्रोग्रामर है, पहली प्रोग्रामर। और एक आपके पास क्या आता है, एंजेला बर्ड। ठीक है, आपके पास डगलस एंजेला बर्ड करके आते हैं एक, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन वाली चीज़ रहती है, एंजेला बर्ड। तो ये आपके पास क्या ढूंढा था इन्होंने माउस का यहाँ पे आविष्कार किया था। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपके पास आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सल जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इनकी फुल फॉर्म हो जाती है इसी टाइप से एनिक की। अच्छा, एनिक क्या आती है ना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसको जो है आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ये भी लिख लेना, यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होगी आपके पास, वो होगी आपके पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो अभी अगर कभी फुल फॉर्म आ जाए तो इसमें भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग प्रथम बार किस पीढ़ी में हमने किया था। तो यार उच्च स्तरीय का भाषा का हमने प्रयोग किया था कहाँ पे, आपके पास तीसरी पीढ़ी में। ठीक, पहली पीढ़ी में हमने देखो मशीनी भाषा का हमने उपयोग किया था, मशीनी भाषा ये पहली में हमने यूज़ किया था, यानी 0-1 की जो भाषा होती। दूसरी में हमने जो है असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया था। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या है ना, हमने असेंबली लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम न्यूमोनिक्स यूज़ करते हैं। न्यूमोनिक्स क्या होता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखेंगे ऐड, इस टाइप से, सब इस टाइप से, ये एलडी लोड, ये आपके पास न्यूमेरिक भाषा होती है। तीसरी पीढ़ी में हमने क्या यूज़ किया था, हमने उच्च स्तरीय भाषा शुरू की थी जिसमें हम बात करते हैं सी के बारे में, C++ के बारे में, आपके पास कोबल आ जाती है आपके पास यहाँ पे, और नाम आता फोर्ट्रेन के बारे में, फोर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसे हम ट्रेन, इसको हम थोड़ी अभी आगे आएंगी ये चीज़ें, तो इसमें आगे से विस्तार में बात कर लेंगे। और इसी टाइप से आपके पास अगर और प्रोग्रामिंग भाषा आएगी, आपको याद रखना आपके पास रूबी आपके पास यहाँ पे पर्ल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा आपके पास लिस्प हो गया, ये 5th पीढ़ी में आपके पास ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया भैया बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो फिर आपको पता ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर है, ये बात बिल्कुल सही है आपके पास, इनको माइक्रो कंप्यूटर ही बोला जाता है। इसके अलावा आपके पास पाम टॉप, ये भी आपके पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आपके पास आ जाते हैं। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बहुत आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर या एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर जो है यूज़ किए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल तथा एनालॉग का समावेश होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ ये नहीं है। प्रथम सुपर कंप्यूटर आपके पास कौन सा हो जाता है, आपके पास परम 8000। ये जो परम 8000 है, ये किसने बनाया था आपके पास, ये आपके पास पुणे सीडैक ने बनाया था, और
जो इसका श्रेय जाता है वो किसे जाता है, विजय भाटकर जी को जो है इसका श्रेय जाता है, विजय भाटकर जी। क्लियर हो रही बात। अच्छा, ये जो सिद्धार्थ है ये आपके पास 1986 में आपके पास बैंगलोर में आपके पास जो एक कोई पोस्ट ऑफिस है, एक डाकघर है, वहाँ पे इसको सबसे पहले जो है इंस्टॉल किया गया था। तो आपके पास ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसी टाइप से आपके पास ये हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिला जुला रूप है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होते, सॉरी जो टाइम के साथ चेंज होते हैं, टाइम के साथ चेंज होने वाले होते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आपके पास वोल्ट मीटर, आपके पास क्या होता है, वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर से समझ नहीं आया तो आप इसको लिख सकते हैं स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। आपके पास जो सिंपल एनालॉग जो घड़ियां होती हैं, एनालॉग वॉच, तो ये आपके पास किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आपके पास ये एनालॉग के एग्जाम्पल आ जाते हैं। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, अगर ऐसे जो होते हैं तो यहाँ से ये चलना शुरू करता है। मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे ये एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता पाता है। डिजिटल कंप्यूटर के केस में एग्जैक्ट चीज़ें बताई जाती हैं, यानी ये समय के साथ वैरी नहीं होता। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिजिटल वॉच है, देखो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सारा डिजिटल ही है, क्योंकि एक तो 0 और 1 में ये काम करता है। दूसरी बात, अगर मैं इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ आपको, जैसे आपके पास सिंपल घड़ी होती है, उस घड़ी में डिजिटल जो वॉच होती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है आपको पास 12:02 हो चुके हैं, तो ये एग्जैक्ट टाइम है। आप ये वाली जो एनालॉग वाली घड़ियाँ होती है इसमें नहीं बता सकते आपकी कौन सा टाइम हो रहा है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। और आपके पास जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये इन दोनों का मिला जुला रूप है। इसका जो आपके पास आ जाएगा, ये यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल करने में हाइब्रिड को यूज़ किया जाता है। इसी टाइप से आपके पास जो मॉनिटरिंग होती है, या हम इसको कह सकते हैं जो आपके पास सिंपल हम बात कर सकते हैं यार, जो मेडिकल पर्पज़ के लिए जो चीज़ें मॉनिटरिंग के लिए यूज़ की जाती हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा जो एरावत है, इस समय भारत का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो आपके पास कौन सा है, एरावत है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, जो अनुपम सीरीज है एक आपके पास, ये आपके पास सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। कौन सी है, सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, ये आपके पास बार्क ने डिज़ाइन की थी। आपको एक चीज़ याद रखनी है। दूसरा, आपके पास एक पेस सीरीज आती है, पेस सीरीज, ये आपके पास, ये भी आपके पास सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, और ये आपके पास DRDO ने आपके पास डिज़ाइन की थी, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास प्रश्न एक है, आपके पास कई चीज़ें इसमें आ चुकी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यार, इतना तो हमें भी पता नहीं होता एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो सबको आनी चाहिए। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे देखना है सुमेलित नहीं है, पहला वाला बिल्कुल सही है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। क्रे फर्स्ट में कभी आ गया तो इसको 6600 भी नाम देते हैं। क्रे तो वो आदमी था जिसने ये बनाया था, तो उसको क्रे फर्स्ट से देते हैं। दूसरा, यहाँ पे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर साहब को कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास 64 बिट तक होती है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये फ्रंटियर नहीं है, ये आपके पास फ्रंटियर तो आपके पास अमेरिकन सुपर कंप्यूटर हो जाता है, ये अमेरिका का है, ठीक। तो ये भारत का नहीं है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के हम बारे में बात करते हैं तो आपके पास नाम आता है इसमें किसका, एरावत का, जो अभी चल ही रहा है, ठीक। हाल ही 2024 में आपके पास एरावत का नाम आ गया है। इसके अलावा आपके पास, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में आपके पास परम युवा भी आता है जो भारत का है। आपको याद रखना है परम सिद्धि, है ना। ये कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो परम की तो वैसे बहुत सारी सीरीज़ें हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के है, ये बात बिल्कुल सही है। ये इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, मतलब ये IT है बेसिकली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें बताया गया है कि भैया आपके पास ऑनलाइन के लिए कौन सी नियम और कानून है, वो इस बारे में बात है। भारत का प्रथम जो आपके पास भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत का सूचना का क्रांति राजीव गांधी जी को बोला जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत की आपके पास जो प्रथम वेधशाला है, ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास जो है भैया, ये नहीं होगा, इंटेलसेट नहीं है, ये आपके पास है एस्ट्रोनेट। क्या है ये है आपके पास एस्ट्रोनेट। और ये कब का है आपके पास एस्ट्रोनेट, 2015 का है। काम क्या है इसका, ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने का इसका बेसिकली काम है, ठीक। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका सूचना का जो है, इनको वास्तुकार भी बोला जाता है राजीव गांधी को। तो कभी इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रश्न आ गया तो वो आपके पास राजीव गांधी से संबंधित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है, एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डेटा प्रेषण को क्या बोला जाता है? यानी अगर आपको डेटा भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो उसको क्या बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसको हम अपलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अपलोड करना। बोलते ना कि हम डेटा को अपलोड कर रहे हैं, जैसे आप फोटो अपलोड करते हो अपनी फेसबुक में या कहीं पे इंस्टाग्राम वगैरह में भी, जहाँ पे भी करते हो, तो आपने अपलोडिंग उसमें देखा होगा, तो उसमें आप डेटा भेज रहे हो बेसिकली, तो उसमें अपलोडिंग आएगा। इंस्टॉलेशन से मतलब क्या होता है? इंस्टॉलेशन का मतलब जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डालोगे या कंप्यूटर में डालना या कुछ चीज़ों को, इसको बोला जाता है आपके पास इंस्टॉल करना। जैसे आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो ना, तो मतलब कंप्यूटर के अंदर आप कोई चीज़ डाल रहे हो, सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है आपका सेटिंग से। ठीक भैया, मेरी कॉन्फ़िगरेशन देख लो यार, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, और कॉन्फ़िगरेशन से मतलब कुछ और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल कंप्यूटर के टर्म में बारे में बात कर रहे हैं। डाउनलोडिंग का मतलब होता है आपके पास डेटा को लेना। तो यहाँ पे ये 4 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये नहीं आती पेपर में, पेपर में आता यही है, क्योंकि अपलोड का मतलब पता नहीं होता ना, इसलिए पेपर में यही प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे 11 की तरफ। डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण डिजिटलीकरण कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन आपका डिजिटलीकरण नहीं है। डिजिटलीकरण में आपका एनालॉग में रूपांतरण नहीं होगा, डिजिटल में रूपांतरण होगा। और डिजिटल का मतलब आपके पास 0 और 1। क्लियर हो रही बात? सिम का पूरा नाम क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी नंबर नहीं, इसका नाम होता है सिम नहीं, क्या नाम है इसका? सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलो इसको देखता हूं मैं। शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग ई गवर्नेंस कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और जो एसएमएस है, इसका जो फुल फॉर्म है, आपको ये क्या है? ये स्पीड मेल सर्विस नहीं होती, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक, अब जो सिम है ना, हाँ ओके, सिम का जो पूरा नाम होता है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलो भाई, अब वैसे ये प्रश्न आने थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुराना प्रश्न होगा। जब सिमों की भरमार हुआ करती थी, है ना, तो उस समय ऐसे प्रश्न खूब आते थे। पर चलिए खैर, आपको तो खैर पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको ही बताना है। आप देखेंगे प्लॉटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ये बात बिल्कुल सही है भैया। इसके साथ आप स्पीकर भी ऐड कर लीजिएगा। आपके पास क्या है? ये आउटपुट डिवाइस। स्कैनर पंचकार जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए OCR, MICR, आपके पास OBR, ये ऑप्टिकल ब्रेली रीडर है। आपके पास यहाँ पे एक बारकोड रीडर आता है, BCR, बारकोड रीडर जो सिंपली आपने सुपर मार्केट में देखा होगा। इसके बाद आपके पास ये चीज़ें याद रखना, और ये हम बैंक्स में यूज़ करते हैं MICR को। इसके अलावा आपके पास डिजिटल कंप्यूटर, आपको ये पता होना चाहिए, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, और आपके पास कभी माइक्रोफोन आ गया तो ये भी आपके पास क्या होगा? ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाता है। आई होप कि आपके बात क्लियर हुई होगी। इसके अलावा प्लॉटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक स्कैनर। देखो, स्कैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंच कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जॉयस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गेम खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आपके जॉयस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड डिस्क प्रोसेसर हार्डवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। ये इनको हम टच कर सकते हैं। प्रोसेसर बोले तो CPU चिप ही होती है आपके पास, तो हार्डवेयर है। तो अभी के लिए आपके पास सभी सुमेलित आपके पास इसका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? सही कथनों का चयन करिए। एकल चिप पर कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है भैया, है ना। एकल चिप का मतलब ये IC से मतलब है। अब हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को लेंगे और उन ट्रांजिस्टरों को एक ही IC के ऊपर हम लगा रहे हैं, तो हम उसको IC बोला जाता है। जॉन किल्बी साहब ने इसको ढूंढा था, हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। ठीक, आपकी सिलिकॉन की ये चिप बनी हुई होती है। अर्धचालक चिप इससे बोला जाता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों बोला जाता है CPU को मस्तिष्क? देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंट्रोल यूनिट होती है, इसका पार्ट देख लो। यहाँ पे आपके पास ALU होता है, यहाँ पे आपके पास क्या होती है? मेमोरी होती है। आप यहाँ से इनपुट देंगे। कंट्रोल यूनिट का काम भैया कंट्रोल करने का होता है। देखो, आपने इनपुट दिया 1+2, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल करेगा। ALU में 1+2, यहाँ पे गणना होगी। यहाँ पे क्या होगी? गणना होगी। आउटपुट आपके पास क्या है? डिस्प्ले है, जिसमें आपको कोई चीज़ दिखाई देती है। और यहाँ पे मेमोरी का काम आपको पता ही है, यहाँ पे स्टोर करने का मेमोरी का काम हो जाता है। तो अभी के लिए आपके पास आंसर क्या होगा? CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो आपका कार्य करता है। जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग क्या करता है? हाथ चलाने का, पैर चलाने का, हमें पता है कौन सी चीज़ कार्य हमें कब करना है। इसी टाइप से CPU में भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, या प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। हमें बताना है सही कथनों का चयन करें।
तो आपके पास जो सही कथन हो जाएंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा अभी के लिए आपके पास सही कथन हो जाता है। ठीक है, तो एएलयू का पूरा नाम असेंबली, ओके सॉरी, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था एएलयू का पूरा नाम असेंबली लॉजिक यूनिट नहीं होता, यहाँ पे आपके पास क्या आता है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। क्लियर हो गई बात? तो अभी के लिए आपके पास पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हम क्या नाम दें इसको, उसको फैचिंग बोला जाता है। अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग होता है डेटा को पठनीय फॉर्म में कन्वर्ट करना, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पठनीय फॉर्म में कन्वर्ट करना, डिकोड करना। ठीक, स्टोरिंग का मतलब तो स्टोरेज से हो जाता है। ठीक, और एग्जीक्यूट करने का मतलब है प्रोसेस होने से, बोलते हैं ना एग्जीक्यूट हो रही कोई चीज़, यानी प्रोसेस में बेसिकली कोई चीज़ है। तो फैचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीज़ें बस डायरेक्टली याद रखनी है। डिकोड करना क्या होता है, कोड है, डिकोड है, बोलते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा हो जाता है कि भैया जैसे मान लो डॉग को हमने 1 2 3 लिखा और आपसे पूछ ले बताओ भैया कैट को क्या लिखोगे, तो डिकोड करना ही तो हुआ, मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, समझाने वाली लैंग्वेज में आपको बताना है। तो ये इसलिए आपको इनके मतलब पता होना चाहिए सभी का। कौन सा कथन सही है, प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा होता है, भैया ये बात बिल्कुल सही है, प्राइमरी मेमोरी का टाइम ज़्यादा होता है। एस रैम, यहाँ पे लिखा है एस रैम, एस रैम बोला आपके पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा आपके पास बिल्कुल गलत है। ये आपके पास जो एस रैम है वो नॉन वॉलेटाइल नहीं होता है, वो सिंपल वॉलेटाइल मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वॉलेटाइल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभी के लिए 2 हो जाएंगे, और अगर आप सही नहीं है यहाँ पे अगर लिखोगे कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर आपके पास कौन सा आता है, फिर आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या चीज़ें करवा रखी हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। हमारे पास मेमोरी होती है भाई, मेमोरी हमारे पास 2 टाइप से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मेरे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है मेरे पास सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर यार हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है रैम, और एक दूसरी मेरे पास आती है रोम। रैम के अंदर यार 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है आपके पास स्टैटिक रैम, एक होती है मेरे पास डायनेमिक रैम। ठीक, स्टैटिक रैम आपके पास सस्ती होती है एज कम्पेयर टू डायनेमिक रैम के। रोम के अंदर 3 पार्ट आते हैं यार आपके पास, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक ई प्रोम आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी डबल ई प्रोम हम इसे नाम देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रैम के बारे में अगर आपको पता हो तो रैम को हम क्या नाम देते हैं, रैम को बोला जाता है आपके पास ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, वीटी वॉलेटाइल मेमोरी इसे कहता हूँ, या हम इसको कहते हैं कि ये अस्थाई मेमोरी है। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है। क्योंकि ये अस्थाई है तो लाइट जब चली जाएगी तो लाइट ऑफ होने के बाद या लाइट चले जाने के बाद ये कार्य नहीं करेगी, इसलिए अस्थाई बोला जाता है। दूसरा हम इसको वाष्पशील भी बोलते हैं। वाष्पशील क्यों बोला जाता है, क्योंकि अस्थाई है, क्योंकि स्टीम होती है ना वो जल्दी से उड़ जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट जब हम रैम के बारे में बात करते हैं तो रैम आपके पास क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है, हम इसको स्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं, और दूसरा ये आपके पास अवाष्पशील मेमोरी भी हम इसको नाम देते हैं अवाष्पशील। ठीक, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा देखो ई रोम से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, यूवी रेज की सहायता से हम इसमें डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थायी डेटा होता है, अब स्थायी एक बार स्थायी हो गया तो फिर ऐसा तो है नहीं कि हम उसे डिलीट ना कर पाएँ। तो हमने सोचा यार इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करें, तो हमने यूवी रेज किया। डबल ई प्रोम ये आपके पास इलेक्ट्रिकली यानी विद्युत की सहायता से हम इसमें क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इरेज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ई प्रोम में यूवी की रेज सहायता से और डबल ई प्रोम में विद्युत की सहायता से हम किसी चीज़ को इरेज करते हैं। आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको याद रखना है एसडीडी के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव आती है। इसके अलावा आपके पास ऑप्टिकल आपके पास डिस्क होती है, जिसमें आपके पास सीडी आता है, आपके पास यहाँ पे डीवीडी आता है, आपके पास सीडी आरडब्ल्यू आता है, रीड और राइट। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क। ठीक, इसके पास आपके पास मेमोरी कार्ड आता है, इसमें मेमोरी कार्ड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात डबल ई प्रो में आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास एक फ्लैश मेमोरी भी आ जाती है, और आपके पास जो पेन ड्राइव होती है वो भी आपके पास फ्लैश मेमोरी का आपके पास पार्ट होता है। मतलब फ्लैश मेमोरी का मतलब जिससे आप डायरेक्टली इसे इलेक्ट्रिकली बेसिकली इरेज कर सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था एसरैम क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नहीं है भैया, क्योंकि एसरैम रैम का पार्ट है, इसलिए आपके पास ये कैसी है, ये आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी आती है, मतलब ये आपके पास अस्थाई आपके पास होती है। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, ऑनलाइन पर्पस के लिए हम कौन सी मेमोरी को यूज़ करते हैं, हम डी रैम को यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम, जो आपके पास लगातार चेंज होती रहती है। जैसे आपके पास ऑनलाइन जब आप कोई भी चीज़ देखते हो उस समय जो मेमोरी इस्तेमाल की जाती है वो आपके पास डी रैम होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई प्रोम में आंकड़ा किसके द्वारा मिटाया जाता है। ई प्रोम हम देख ही चुके हैं यार, हम इसमें पराबैंगनी किरण के थ्रू यानी यूवी रेज के थ्रू हम इसमें आंकड़े को मिटाते हैं, और डबल ई प्रोम में हम विद्युत की मदद से। तरंग धैर्य क्या होता है आपके पास, ये तो आपके पास फिजिक्स का पार्ट है। आपके पास जो वेव्स होती हैं, वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बेसिकली तरंग धैर्य नाम देते हैं। ठीक, प्रकाश पुंज तो आपका प्रकाश से मतलब होता है, तो अभी फिलहाल इसमें कुछ भी आपके पास आंसर में नहीं आएगा। आपको बताना गलत कथन का चयन करें। जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस की जाती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहते हैं, इसको हम इसको प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि आपका सीपीयू के साथ जो भी इंटरेक्ट करती है आपके पास प्राइमरी मेमोरी ही इंटरेक्ट करती है। सेकेंडरी मेमोरी बैकअप के लिए हमारे पास होती है, डेटा ज़्यादा हो गया तो उसमें बोला उसको सेव कर दो। क्वेश्चन है, डेटा बैकअप के लिए सेकेंडरी मेमोरी को उपयोग किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखने। अब क्वेश्चन आ गया कि सेकेंडरी मेमोरी में या डेटा बैकअप के लिए हम कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं, तब आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये बात सही है। मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, ये बिल्कुल सही है, अभी हम बात कर ही चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या बताना था, गलत कथन का चयन करना था, तो आपके पास ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। बात क्लियर है। इसके अलावा अगर आपके पास कभी आ गए कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो आपके पास जो रजिस्टर होगा वो सबसे तेज मेमोरी होगी। रजिस्टर के बाद आपके पास किसका नंबर आता है, कैश मेमोरी का आपके पास नंबर आता है। कैश मेमोरी के बाद आपके पास रैम का नंबर आता है, और इसके बाद आपके पास किसका नंबर आता है, सेकेंडरी मेमोरी का नंबर आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, उसके बाद कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। रजिस्टर आपके पास सीपीयू के साथ ही लगी हुई होती है, एक क्वेश्चन ये याद रखना है। और जो कैश मेमोरी होती है वो आपके पास रैम और सीपीयू के बीच में लगी हुई होती है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इस वीडियो को सपोर्ट ठीक ठाक कर लिया करें भाई, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अच्छी खासी मेहनत लगती है, और ये मेहनत आप लोगों के लिए है। और वो मेहनत क्यों है, सो दैट कि यार आप लोगों का हमारे ऊपर जो ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहे। ठीक है, और आपकी कोई भी चीज़ जो है गलती ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। चुंबकीय डिस्क मतलब जो मैग्नेटिक से बनी हुई डिस्क होती है और जिसका इस्तेमाल हम डेटा सेव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखना जो डीवीडी है ये नहीं होगी, इसके बारे में बात कर सकूँ। डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, ये सारे डिस्क होती हैं, जिप डिस्क। जो आपके पास डीवीडी होती है यार, ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास ऑप्टिकल डिस्क होती है। ठीक, तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डीवीडी हो गया, आपके पास सीडी हो गया, ये सारी याद रखना है। सीडी आरडब्ल्यू हो गया, रीड एंड राइट जिसे हम नाम देते हैं, जिसमें आप डेटा को डाल भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। सीडी होती है नॉर्मली, जो पुराने जमाने की आपने सीडी देखी होगी। क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है सही कथनों का चयन एक बिट में। ठीक, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास बिट है, सॉरी बिट नहीं, ये आपके पास निब्बल है। वन निब्बल किसके इक्वल होगा, 4 बिट के इक्वल होता है। पहला क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही है। जो हम बिट के बारे में बात करते हैं वो बिट होती है आपके पास 0 और 1, और इस 0 और 1 बिट को सेव करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। ये प्रश्न कई भी काफ़ी बार पूछा गया है, पूछ लिया जाएगा कि भैया बिट को सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, रजिस्टर या मतलब कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है फ्लिप फ्लॉप को हम इसमें यूज़ करते हैं। दूसरा देखिएगा, कंप्यूटर में 1 GB के 1024 KB के इक्वल होता है, नहीं भैया ये तो MB के इक्वल होता है। ठीक है ना, जब 1024 MB होते हैं तब आप बोलते हैं कि मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास 1 GB आपके पास हो गया। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 KB होता है, जो 1 MB होता है वो आपके पास कितना होता है, 1024 KB के इक्वल आता है। ठीक, और जो 1 TB होता है, ये 1 TB किसके इक्वल आएगा, ये 1 TB आपके पास 1024 GB के इक्वल होता है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके नीचे और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। 1 बाइट 0 से लेकर 256 के बीच संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर आपके पास सिंपल आ जाएगा कि कितना होता है, तो भैया 256 होती है, 0 को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम इनके बीच के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बस आपको सिंपल पता होना चाहिए 0 से लेकर 255 के बीच हम इसको रूपांतरित करते हैं। मशीनी भाषा 1 या 2 में नहीं होता है, हम 1 और 0 की फॉर्म में कहते हैं। तो आपको बताना सही कथनों का चयन करना था आपको, तो आपके पास पहला और इसमें साथ साथ तीसरा वाला आपके पास सही हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन जो है 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में पेरिफेरल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना, जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता है। कीबोर्ड एक्सटर्नली अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं, मॉनिटर अटैच करते हैं, स्पीकर को अटैच करोगे, आप स्कैनर को अटैच करोगे, ये सारे आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे आपका मदरबोर्ड नहीं होगा, मदरबोर्ड आपके सिस्टम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सटर्नली इसको अटैच नहीं करना पड़ता है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंप्यूटर एक मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता। हाँ, अभी हम मदरबोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल भैया बात सही है, इसको मदरबोर्ड ही हम कहते हैं। ठीक, मदरबोर्ड, माँ, मदर, ठीक, तो इसी पे तो सारी चीज़ें माउंट होती हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे जिप कहा जाता है, तो इसे जिप नहीं कहा जाता है, इसे हम एक नाम देते हैं, उसे कहा जाता है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है आपके पास? आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में ऐसे ऐसे स्लॉट से बने हुए होते हैं जहाँ पे आप वायरिंग करते हैं या वायर आप लगाते हैं, तो उसको पोर्ट बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम यूज किया जाता है, बिल्कुल ये मॉडेम होता है। और मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपके पास? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। इसका काम क्या है आपका? इसका काम आपका एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग, या इसको ऐसे समझो क्योंकि कंप्यूटर से आएगा पहले, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन और एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन अगर आपके पास कभी आ गए कि भैया अगर हमें फ़ोन वायरिंग अटैच करनी है तो हम उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके पास आंसर कितना क्या आ जाएगा? मॉडेम को हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की घड़ी की गति मापक किस में होता है आपके पास? ये याद रखिएगा, आपके पास या मेगा हर्ट्ज में होती है, या आपके पास यहाँ पे हर्ट्ज कर लीजिएगा इसे, या हम इसे कहते हैं गीगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज कर देना, ठीक है, मैंने डाल लिख दिया इसको, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सिंपल सा, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं है इसमें, इंटर मॉडेम से जुड़ा होता है। ओके, दूसरा और चौथा इसमें आपके पास आंसर होगा, दूसरा, चौथा, हाँ ओके, ऑप्शन बी इसमें आंसर सही है, ठीक है ना। तो देखो यार कितने क्वेश्चन ऐसे हैं ना बिल्कुल, जहां आपका दिमाग ऐसे चलेगा या दिमाग भी घूम जाएगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो यार कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को तो डिकोडिंग हम नाम नहीं देते हैं, डिकोडिंग तो बेसिकली एक प्रोसेस है किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की, तो ये तो नहीं होगा। कंप्यूटर की जो संपादन क्षमता होती है उसको हम MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, मतलब कितने कोई चीज़ जल्दी काम कर रही है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में हम इसको मेजर करते हैं, बात सही है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है पोस्ट। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सही सुमेलित, इसमें कभी कभार ध्यान रखना, अगर आपके पास अगर बायोस ना आए, अगर आपके पास बायोस, इसको बोला जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अगर बायोस में अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपका पोस्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? यानी इस प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, इस प्रोसेस में आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट चेक किए जाते हैं, जिसमें आपके पास रैम आ जाती है, जिसमें आपके पास प्रोसेसर आ जाता है, जिसमें आपके पास स्क्रीन आ जाती है। क्या आती है इसमें? स्क्रीन। ये सारी चीज़ें जो है इसमें चेक की जाती हैं इस दौरान, और अगर चीज़ सही नहीं है तो फिर एक साउंड आती है बीप की। तो अभी के लिए तो अभी आप 20 का आंसर कर सकते हैं, साथ साथ में मैंने आपको बता दिया अगर बायोस इसका आंसर होगा, नहीं होगा तो फिर पोस्ट जो है आप इसके साथ जा सकते हैं। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जो जांच करता है उसको बोला ही जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो ये प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है। बायोस अगर नहीं है तो फिर पोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपके पास SMPS, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये होती है आपके पास स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक, तो ये आंसर इसको बी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मानक कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजियां होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट मॉडिफायर की बोला जाता है, बिल्कुल सही है। इसको 3 फिंगर सैल्यूट भी हम नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं इसको 3 फिंगर सैल्यूट? क्योंकि यार कभी भी अगर आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, ये तीनों की आप एक साथ दबा लीजिए, आपका कंप्यूटर जो है जो हैंग कर रहा है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, या आप जो है अपने जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको डिलीट वो कर सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं उसको, मतलब क्लोज कर सकते हैं। इसी टाइप से कैप्स लॉक ऑन टॉगल की कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। टॉगल की क्या होती है? टॉगल की होती है जिनको आप ऑन या ऑफ करने से आपको पर्टिकुलर एक ही काम करेगा। जैसे कैप्स जब ऑन कर देते हो तो आपको सारे कैपिटल लेटर ही दिखेंगे, या कैपिटल लेटर में ही वो सारी चीज़ें चलने वाली हैं। इसी टाइप से कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य हाफ डुप्लेक्स, ये आपके पास हाफ डुप्लेक्स, यहाँ पे ये गलत है, आपके पास यहाँ पे होना चाहिए सिंप्लेक्स। सिंपल सी बात है, सिंप्लेक्स क्या होता है? जो एक दिशीय काम करता है। एक दिशीय का मतलब होता है केवल एक ही दिशा में डेटा का जाना। इसमें आपके पास देखो, एक तो ये कीबोर्ड तो आपके पास होगा ही होगा, इसके अलावा आपके पास रेडियो आ जाता है यहाँ पे, इसके अलावा आपके पास टेलीविजन आ जाता है। ये सभी के सभी सिंप्लेक्स के एग्जांपल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक दिशीय काम होता है। जैसे टेलीविजन में एक ही आदमी बोलता है, आप कुछ नहीं करते हो, रेडियो केवल आप घर पर सुनते हो, कुछ भी उसमें नहीं होता है, तो एक चीज़ आ जाती है। इसके अलावा आपके पास हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं यार? हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है हाफ, इसमें आपके पास वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल आ जाता है।
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल है, वॉकी टॉकी में दो लोग बात कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे केवल एक ही आदमी बात कर सकता है। मतलब दोनों डायरेक्शन में, यानी बाय डायरेक्शन आपका डेटा सेंड तो हो रहा है, लेकिन एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसमें बोलेगा, दो नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पे तो बोल ही नहीं सकता ना। अब टेलीविजन पे आप कोई भी ब्रॉडकास्ट देखते हैं या कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, तो क्या आप बोल पाते? नहीं, वो तो आप केवल सुन रहे हैं। लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा होता है कि अगर मैंने बोला थोड़ी देर में चुप रहूंगा, तभी मैं दूसरे की बात सुन सकता हूँ। और एक आपके पास इसमें आ जाता है फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल। और अगर आपको पता होगा फुल डुप्लेक्स के केस में हम क्या करते हैं, इसमें आपके पास आ जाता है भैया हमारे पास टेलीफोन। जो टेलीफोन होता है, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन होते हैं, हम उसमें बाय डायरेक्शनल बात करते हैं, एक समय में दो लोग बात कर सकते हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन 4 इसका आंसर आ जाता है। ठीक, तो इनको याद रखना है सारी चीज़ों को। 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? माउस का आविष्कार जॉन बैकस ने किया था? जी नहीं, ये जॉन बैकस नहीं है। आपके पास कौन थे ये? माउस का आविष्कार किसने किया था? एंजेला बर्ट ने किया था, एंजेला बर्ट। जॉन बैकस के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने आपकी जो फॉर्ट्रेन भाषा है उसको ढूंढा था। किसको? फॉर्ट्रेन को। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला कर्सर, ये कौन सा सही नहीं है? हमारा तो पहले ही इसमें सही नहीं हो जाता, ये बात बिल्कुल सही है। ब्लिंक करने वाले को हम यहाँ पे कर्सर नाम देते हैं। साथ में जायरोस्कोप, जायरोस्कोप से क्या मदद होती है? जायरोस्कोप आपका जैसे गेम खेलते हैं, आपको बाय डायरेक्शनल घुमाने के लिए या चारों दिशाओं में घुमाने के लिए जायरोस्कोप को यूज़ किया जाता है। इसी टाइप से माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू खुलता है। देखो ये वाला याद इंपॉर्टेंट है, दाएं बटन खुलने से। देखो जैसे माउस होता है ना, सिंपल ऐसे ये माउस होता है, तो जब आप क्या करते हो, ये वाला हिस्सा इसमें प्रेस करोगे तो आपको एक ऐसे लिस्टिंग सी दिखती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आती हैं। तो यही इसी चीज़ के बारे में बात हो रही, तो ये भी आपके पास सही हो जाता है। अब देखो ये प्रश्न है भले 4, मतलब देखो ना, एक क्वेश्चन तो एक है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन है। अभी आप सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माउस में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का प्रयोग। माउस के किस बटन से तो है आपको विशेष मेन्यू खुलता है, फिर आपको पता होना चाहिए दाएं। इसी टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, भैया माउस का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन एक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी टाइप से क्वेश्चन आ गया कि भैया जॉन बैकस ने जो है किस भाषा का यूज़ किया था या किस भाषा को ढूंढा था, या क्वेश्चन आ गया कि भैया फॉर्ट्रेन का आविष्कार किसने किया। इस टाइप के प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डेटा प्रविष्ट निम्नलिखित में से किसका विकल्प अधिकृत नहीं किया जा सकता? तो आपको याद रखना है ये COM, ये COM जो भी होता हो, ये COM ये कुछ नहीं होता है। OCR के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनपुट है। OMR के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनपुट है। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी इनपुट है। और ये आपके पास जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चेक्स वगैरह, चेक होती है ना, चेक में एक मैग्नेटिक टेप लगी हुई होती है, उसमें 9 नंबर होते हैं, तो उसमें 3 नंबर शहर का नाम, ब्रांच का नाम, इस टाइप से उसमें चीज़ चलती है। तो उसको बेसिकली स्कैन करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। बोले हुए शब्दों को टाइप करके लिखने का यंत्र को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डिक्टोफोन, इसको हम नॉर्मल है डिक्टोफोन कहा जाता है भाई। अब यहाँ पे ऑडियोफोन, माइक्रोफोन, आपके पास क्या ये इनपुट है, ये आपका ऑडियोफोन माइक्रोफोन के जैसा ही होता है। तो आपको यहाँ पे डिक्टोफोन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कैप्चा प्रोग्राम का उपयोग वायरस को हटाने में बिल्कुल हटाने में नहीं करते हैं भैया, नहीं होता है। कैप्चा का प्रयोग बोट जो होता है उसको बताने के लिए किया जाता है। मतलब कैप्चा होता है आपके पास कि यार आप ह्यूमन ही हो या कोई रोबोट तो नहीं हो, तो ये इसलिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। आपने अक्सर फॉर्म भरा होगा तो उसमें जरूर देखा होगा। कौन सा कथन सही है आपको ही बताना है। कंप्यूटर का जो स्पीकर है और हेडफोन है वो इनपुट डिवाइस है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि आपका स्पीकर तो आपके पास आउटपुट हो जाता है ना, ये तो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट कहाँ से होंगी। वस्तुओं पर प्रिंट लाइनों को, पैटर्न को बारकोड कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। वस्तुओं पर देखा होगा आपने, जब भी आप सुपरमार्केट जाते हैं इस टाइप से वहाँ पे प्रिंट, इसमें रेट लिखा हुआ होता है, और यहाँ से आपके पास बारकोड रीडर, याद है ना, बारकोड रीडर जो आपके पास इनपुट होता है, इसकी मदद से इसको रीड किया जाता है। तो ये बात सही है। तो अभी के लिए सही बताना था मुझे कौन सा कथन सही है, तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भाई कि कंप्यूटर का जो रेजोल्यूशन होता है, इस रेजोल्यूशन को बोला हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो ये बात जो है हर्ट्ज में मेजर किया जाता है हम कंप्यूटर को। हाँ ठीक है, कौन सा सही है हमें ये बताना है। डॉक्यूमेंट में मुद्रित रूपांतरण को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी। इंकजेट प्रिंटर सर्वाधिक तेज होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंकजेट प्रिंटर सर्वाधिक तेज नहीं होता है। कौन सा होता है? हमारा जो लेज़र प्रिंटर होता है ये सर्वाधिक तेज होता है। इसके अलावा प्रिंट के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है, प्रिंट के लिए फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। ओके, थोड़ा सा कंप्यूटर को रेजोल्यूशन हर्ट्ज में मेजर करते हैं, रेजोल्यूशन को नहीं, वो रेफरेंस दर को करते हैं, ठीक है ना। ये रेजोल्यूशन नहीं, जो रेफरेंस दर होती है इसको हम हर्ट्ज में नहीं करेंगे, इसको पिक्सल बोलते हैं, इसको पिक्सल में करेंगे, ठीक। और इसको डॉट पर इंच में बेसिकली मेजर किया जाता है।
तो ये वाला सही है आपके पास इस समय। जो डी ऑप्शन है ना, प्रिंट के लिए हम फाइल मेनू सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ओके ठीक है ना, सही है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की रेफरेंस दर पिक्सल में नापा जाता है, ये बात थोड़ा सा बिल्कुल गलत हो जाती है, ठीक है। वो रेजोल्यूशन होता है पिक्सल में, ठीक है ना, ये रेफरेंस दर है, इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। दूसरा, मॉनिटर की डिस्प्ले आकार वर्टिकल नहीं होता है, ये आपके पास डायगोनल होता है, डायगोनल। और स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहा जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल, हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको रेजोल्यूशन नाम देते हैं। हमें बताना सही कौन है, ये वाला आपके पास सही हो जाता है। देखो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या, पिक्सल का मतलब डीपीआई, डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच, यानी आपका पर स्क्वायर मीटर में आपके पास कितने डॉट्स हैं, यही आपके पास क्या होता है, यही रेजोल्यूशन होता है। जितने नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होते हैं, आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो उतनी ही अच्छी हो जाती है। तो अभी के लिए आपके पास सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपको हाई पावर क्वालिटी ऑडियो वीडियो कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है। ये HDMI होता है, ये हाई जो डेफिनेशन वाली केबल्स होती हैं उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये वीजे की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक एरे होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस हम बात कर चुके हैं। PS2 ये मे बी उसके लिए जो गेम्स वगैरह होते हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। कंप्यूटर कंट्रोल करने, ये इनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर के अनधिकृत कॉपी का वितरण है, पायरेसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस नहीं है, ये आपके पास कौन सी हो जाती है, आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। कंपाइलर और जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ, संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, यानी एरर फाइंड आउट करता है। और इंटरप्रेटर एकल लाइन या वन लाइन बाय लाइन जो है आपका क्या करेगा, एरर ढूंढता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाता है आपके पास, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम इसे कहते हैं। 32 देखिएगा, सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रयुक्त जो होता है उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे पैच बोलते हैं। पैच बेसिकली क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं जिसकी मदद से हम इनको ठीक करते हैं। बग क्या होता है, एक कीड़ा होता है। बग का मतलब कीड़ा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रुटि। ये क्या होती है, त्रुटि। डिबग क्या होता है, त्रुटि को ठीक करने वाली प्रोसेस। त्रुटि को ठीक करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिबग करना बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे पैच बोला जाता है। यूटिलिटी, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हमारा एंटीवायरस आ जाता है, इसमें हमारा फाइल मैनेजर सिस्टम आता है, इनको याद रखिएगा, फाइल मैनेजर सिस्टम या फाइल मैनेजर सिस्टम, ठीक। और आपके पास क्लीन अप डिस्क वगैरह आ जाती हैं, जैसे आप फ़ोनों में भी आपने देखा होगा। और इसमें आपके पास एंटीवायरसेस भी आ जाते हैं। तो ये आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे देखिएगा, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात बिल्कुल, कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। ओके, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, जी हाँ, देखो ओपन सोर्स में जब भी आपके पास आ जाए तो आपके पास लाइनक्स एक ओपन सोर्स है। दूसरा आपके पास यहाँ पे एंड्रॉयड, ये भी आपके पास क्या है, ओपन सोर्स है। ये दोनों के दोनों ओपन सोर्स में आ जाता है। क्लोज के बारे में कभी भी बात करेगा तो आपके पास MS DOS, आपके पास यहाँ पे विंडो, आपके पास यहाँ पे मैक OS, ये आपके पास क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब जिसके जो आपका प्रोग्राम होता है वो किसी को पता नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ड ब्राउज़र एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वर्ड ब्राउज़र एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ये आपके पास, ओके एक बार और देख लें, ट्रांजिस्टर एक हार्डवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है, दो तो सही है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके पास ये नहीं आएगा, ठीक है ना। लाइनक्स एक ओपन सोर्स है, नहीं है यार, ये तो ठीक है। आपके पास फिर यही होगा इसका आंसर। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके पास जो वर्ड प्रोसेसर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ना होकर ये क्या है, आपके पास जो वर्ड प्रोसेसर होता है ये आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और इसके अलावा आपके पास जो इसको क्या बोलेंगे, इसको ड्राइवर्स
कुछ इसको ड्राइवर्स नाम देते हैं, एप्लीकेशन ड्राइवर्स बोलते हैं इनको, एक नाम देते हैं इनको पर्टिकुलर, मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आप तो पता है यार, MS DOS हो गया, आपके पास लाइनक्स हो गया, आपके पास यूनिक्स हो गया, ये आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं। लैंग्वेज में आपके पास क्या आता है, लैंग्वेज में लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें आप कंपाइलर के बारे में बात करते हैं, आप इंटरप्रेटर के बारे में बात करते हैं, ये दो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। ड्राइवर में आपके पास क्या होता है, जैसे प्रिंट का ड्राइवर हो गया, ड्राइवर का मतलब जिसको चलाने में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, आपके पास यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ड्राइवर्स होते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये आपके पास ध्यान देना, ये है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर 3। वर्ड ब्राउज़र आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर कार्य किया जाता है। इसमें आपके पास अकाउंटिंग आ जाता है, ठीक, जैसे आपके पास पेंट आ गया, आपके पास जैसे अकाउंटिंग में मैंने कहा, मान लो टेली मैंने कह दिया, आपके पास मैंने पेज मेकर नाम दे दिया। ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें पर्टिकुलर काम किया जाता है। जैसे वर्ड ब्राउज़र में आप लिखने का काम करें तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। और इसके साथ ही हमने एक बात की थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के टर्म्स में हम इसे यूज़ करते हैं, जिसमें हमने एंटीवायरस वगैरह के बारे में बात की थी, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, वो सभी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। 34, हमें बताना है किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया द्वारा रिमूव करने को हम क्या कहते हैं, इसको हम अनइंस्टॉलेशन कहा जाता है। बोलते हैं ना हम अनइंस्टॉल करें भैया, अनइंस्टॉल मतलब हटाना, इंस्टॉल का मतलब प्रोग्राम को डालना। ये यहाँ पे होगा प्रोग्राम डालना, प्रोग्राम को अगर आप डाल रहे हैं तो इंस्टॉल करना कहा जाता है। रिमूवल का मतलब आपके पास हार्डवेयर से मतलब होता है। हार्डवेयर का मतलब जब आप यहाँ पे जैसे प्रिंटर हो गया, आपने उसको हटा दिया तो मतलब आप कहोगे यार मैंने उसको रिमूव किया है, ठीक है। तो ये मतलब हार्डवेयर से मतलब होता है। ये वाली जो टर्म है इंस्टॉल करना, ये आपके पास सॉफ्टवेयर से मतलब होता है। बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर को चालू करने की एक प्रोसेस होती है बूटिंग, कंप्यूटर को चालू करना, ठीक, ये इसको बूटिंग बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग करता है कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। इसमें हम बात कर ही रहे हैं, हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है बायोस, जो सबसे पहले रैम जो रोम में होता है और इसको अपलोड किया जाता है, मतलब लेके आते हैं इसको सिस्टम को चालू करने के लिए। और इसमें एक आपके पास पोस्ट प्रक्रिया होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये दो चीज़ें इसमें होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, विशेष कार्य को संपर्क करने के लिए, जिसमें हमने बात की है वर्ड के बारे में। कंपाइलर क्या होता है, ये आपके पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो संपूर्ण जो आपके पास कोई प्रोग्राम है उसमें एरर को चेक करेगा, या मैं ये कह सकता हूँ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ये कन्वर्ट करेगा। तो ये कंपाइलर का काम है। देखो कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है मशीनी भाषा में, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में केवल मात्र अंतर होता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने का काम करता है और जो इंटरप्रेटर होता है आपको 1 by 1 जो है एरर फाइंड आउट करने का काम करता है। इसलिए जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा फास्ट है, इंटरप्रेटर थोड़ा सा धीमा है, क्योंकि 1 by 1 करता है। ये याद रखने वाली बात है। और लिंकर क्या करेगा, लिंकर ऐड करने का काम करता है, दो ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ेगा, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, इन चीज़ों के बारे में आपसे मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना है, ये ऑरिकल, ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये आपके पास होता है डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, ये डेटा बेस मैनेज करने के लिए, ठीक। और इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, MySQL ये हो गया, और MS AS होता है ना, ASCESS, इसकी चाहो स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये दो भी आपको ध्यान रखने हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। DOS आपके पास 1981 का है, ठीक। इसमें क्वेश्चन आता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, यानी हम ये आपके पास GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, दूसरा यहाँ पे जो लाइनक्स है ये आपके पास 1991 का है, और इसका आपके पास एक पेंगुइन जो है इसका एक आइकन होता है, मतलब उस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है। और दूसरा यहाँ पे मस्कट कुछ नाम से है ये ना, जिन्होंने जब भी बनाया होगा तो ये लाइनस नहीं बनाया था तो इसको लाइनक्स इसका नाम दे दिया। और आपके पास क्या है, ये ओपन सोर्स है आपके पास। और इसके अलावा हमारे पास विंडोज़ है यार, विंडो आपके पास क्या होती है, क्लोज सोर्स हो जाता है। और है क्या, ये सभी के सभी आपके पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। विंडो में आपको ये भी याद रखना है, आपके पास कभी अगर आ जाए विंडो आपके पास 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, आपके पास विंडो आपके पास XP आ गया, विंडो आपके पास विस्टा आ गया, ये सभी के सभी आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। या आपके पास कभी अगर आपके पास आ गया विंडो NT, तो ये भी आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे विंडो के ही आपके पास टाइप हो जाते हैं। क्लियर है भाई। तो यार
अभी देखो क्वेश्चन भी हमारे कितने हो रहे हैं, 36 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसको ऐसे भगाऊंगा मैं तो यार मुझे खुद ही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, सीधी सी बताऊं मैं। ठीक, अब चाहे मुझे इसमें 2 घंटे लगे, मुझे पता है जिसने देखनी है वो वीडियो देखेगा ही, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा। तो भैया मुझे अपना काम करना है और अच्छे से करना है। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। एंड्रॉइड ये आपके पास जो है ओपन सोर्स है, जो हम बात करते हैं ना सिंपल आपके पास मोबाइल फोन में होता है एंड्रॉइड होता है। ये iOS है या मैक ओएस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, नामक मोबाइल ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित है। ओके, ये मैक ओएस के बारे में बात हो रही है, मैक ओएस या हम इसको नाम देते हैं iOS। ये आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये आपके पास एप्पल का है। ठीक, और ध्यान रखना ये आपके पास क्लोज सोर्स है। चलिए अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा? केवल दूसरा वाला आपके पास गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर ऑन है बूटिंग प्रक्रिया इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको नाम देते हैं। ठीक, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। शट डाउन तो आपको पता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट कुछ नहीं होता है। रिसेटिंग का मतलब होता है आपके पास किसी चीज को रिसेट करना। 39, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब कंप्यूटर पहले से चालू रहता है इसे पुनः आरंभ करने की जो प्रक्रिया है उसको कोड बूटिंग कहा जाता है। ये गलत बात है, कोड बूटिंग नहीं कहते, इसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। WO आरंभ करना है इसको, ठीक है, वार्म बूटिंग। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। यदि कंप्यूटर में वायरस में होता है तो कंप्यूटर खुद रिबूट करता है। हमें बताना कौन सा कथन सही है ना। ओके, जब कंप्यूटर, तो मेरा दूसरा तीसरा इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें केवल पहला इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब देखो इसमें एक चीज और बताता हूं, यदि कंप्यूटर में वायरस में होता है तो कंप्यूटर खुद रिबूट करता है। अब करता नहीं है, ये होना चाहिए था कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो कंप्यूटर अपने आप रिबूट कर जाए। ये मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही हो, लेकिन ये एक कंडीशन हो सकती है कि कंप्यूटर आपका रिबूट हो। तो यहाँ पे जो ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ऐसा ही होनी चाहिए थी। पर चलो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं अभी, तो अभी के लिए मेरे पास जो है कौन सा आंसर आ जाएगा? आपके पास दूसरा और तीसरा इसमें आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होती है जब कंप्यूटर ऑफ होता है तब आप उसे ऑन करते हैं, उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग होती है जब कंप्यूटर ऑफ ऑन रहता है उसके बाद आप रीस्टार्ट करते हो तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य श्रेणी में नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य श्रेणी में क्या नहीं आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य श्रेणी में वायरस से सुरक्षा नहीं आएगा। ठीक है ना। स्मृति प्रबंधन, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सी बात है, आपके पास क्या है? ये आपके पास एक मैनेजर है, तो ये मैनेजर का कार्य करेगा। तो मैनेजर का कार्य करने का क्या है? फाइल को मैनेज करेगा भैया, आपकी मेमोरी को मैनेज करेगा, प्रोसेसर से संबंधित यानी किसका काम पहले होने वाला है, किसका काम बाद में आएगा, इसका मैनेज करने का काम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक GUI बोला है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जहां पे आपके पास जो होती है आइकन नजर आते हैं, जैसे आपने माई कंप्यूटर में आइकन देखा होगा, कंप्यूटर का आइकन नजर आता है, इसी टाइप से आपके पास गूगल क्रोम का एक आइकन नजर आता है, तो उसको बोला जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे आपको ग्राफिकली यानी चित्र के फॉर्म में किसी चीज के साथ आप कनेक्ट करते हैं। तो डॉस हो गया, विंडो, ओके, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये 3 हैं जहां पे आपके पास GUI नहीं है, ये GUI बेस नहीं। आपके पास जो विंडो है वो आपके पास क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आ जाएगा। ध्यान रखना अगर विंडो कभी ऑप्शन में ना हो, विंडो अगर ऑप्शन में ना हो तो लाइनक्स भी इसका आंसर हो सकता है। वैसे होगा नहीं, बट मैं कह रहा हूं अगर आपके पास अगर विंडो ना आए, सुन लो मेरी बात, अगर विंडो ना हो, आपके पास मैक OS ना हो, अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑप्शन में ना हो, तो तब आपके पास लाइनक्स आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे ये कर्नल बेस्ड होता है, बट कभी कहीं आंसर है इसका, लेकिन अभी विंडोज़ है जो परफेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा। 42 देखेंगे, हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है आपके पास यहाँ पे ये .web, ये आपके पास जो है आपके पास भैया चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बताना आपका सही कौन सा है। MS-DOS नामक ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में जारी किया गया था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं भैया, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये 81 में ही जारी किया गया था। इसके अलावा DOS का मतलब डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखिएगा, ये डेटा हटाना। यूनिक्स को आमतौर पर सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। नहीं, ये आपके पास गलत हो जाएगा, ये सिंगल यूजर नहीं होता है, ये आपके पास मल्टी यूजर होता है। पहला आंसर इसमें आ जाएगा MS-DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में हमने यूज किया था। ध्यान रखना है MS-DOS आपके पास एक क्लोज सोर्स है। कौन सा सही है ना? ओके ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आपके पास गलत हो जाएंगे।
चलिए भैया ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? तो ये हम इसको नाम देते हैं यार कोडिंग करना। क्या बोलते हैं हम इसको? कोडिंग करना बोलते हैं। इसको डायरेक्टली इस चीज़ को याद रखना आपके पास। एल्गोरिदम क्या होती है आपके पास? एल्गोरिदम होती है आपके पास क्या बोलेंगे एल्गोरिदम को? एल्गोरिदम आपके पास जो है किसी भी जो एक कोड होता है उसको बनाने की प्रोसेस, आप उसको एल्गोरिदम कह सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग आपको समझ में आती है कि प्रोसेस करना किसी चीज़ को, वो प्रोसेसिंग का आपके पास हिस्सा हो जाती है। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर लेडी लवलेस, या लवलेस बोले लेडी अगस्ट का, वो एक ही नाम हो गया। प्रोग्रामिंग भाषा के लिए मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपके पास ऑप्शन इसमें आपके पास इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित। याद रखना आपके पास बूलियन बीजगणित पर यह आधारित होता है। इसमें डायरेक्टली आपको इसी टाइप से याद रखना है, इसमें और कुछ चीज़ें समझाने लायक है नहीं। 47 देखिएगा, असेंबलर असेंबली भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, हाई लेवल में नहीं बदलेगा। असेंबलर का काम ही होता है आपके पास मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। तो ये मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज में। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में परिवर्तित करते, बात सही है। इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषा में बदलता है, बिल्कुल बात सही है। लो लेवल का मतलब वही 0 1 आपके पास मशीनी भाषा हो जाता है। ठीक है, ओके। और कौन सा कथन सही है? कंपाइलर तार्किक त्रुटि की जांच करता है, ये बात सही है। हम इसमें ये होना चाहिए था, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो आपके पास जो है ये वाला आ जाएगा। असेंबलर असेंबली भाषा को हाई लेवल में नहीं करता कन्वर्ट, वो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो कह रहे थे ना कि बहुत गलत है, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा सही नहीं और नहीं में थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ये चीज़ें हो रखी है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या है इसका नाम? इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक, अब फ्लो चार्ट में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, फ्लो चार्ट में आपके पास क्या होता है? एक आपके पास होता है डायमंड, इसका काम होता है डिसीजन। डिसीजन का मतलब निर्णय लेने के लिए। अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया ये किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी टाइप से आपके पास एक अगर ये आ जाए, ये वाला, तो ये किस चीज़ के लिए होता है? स्टार्ट के लिए होता है और स्टॉप के लिए ये काम होता है। ठीक, एक तो ये है अगर सिंपल आपके पास आ जाए सीधा वाला, और एक है आपके पास ये वाला। तो जो सीधा वाला है ये है आपके लिए इनपुट आउटपुट के लिए होगा। ये है आपके पास इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए, और ये है आपके पास प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो है 4 चीज़ें होती हैं और ये आपके पास फ्लो चार्ट के अंदर आती हैं। तो फ्लो चार्ट के अंदर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कभी पूछ लिया जाएगा भैया ये किस चीज़ के उपयोग में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आपके पास सही सुमेलित कौन सा नहीं है? फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये बात सही है, वैज्ञानिक भाषा होती है ना। इसको याद रखना, ये कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा, वैज्ञानिक पर्पस में यूज की गया था फॉर्ट्रेन। कोबल का भाषा ग्रेस हॉपर ने कहते, बात सही है। कंप्यूटर प्रोग्राम है तो विकसित पहली भाषा बेसिक, ये बात सही है। वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा पास्कल, हमें क्या बताना? सही सुमेलित नहीं है। वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयुक्त आपकी जो भाषा है, कोबल का विकास किसने किया था? ग्रेस हॉपर ने किया था। कोबल का विकास ग्रेस हॉपर का ही तो नाम आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम है तो विकसित प्रथम भाषा, ये बेसिक नहीं होगी ना, ये आपके पास फॉर्ट्रेन होगी, फॉर्ट्रेन। ठीक, तो ये फॉर्ट्रेन ही है इसका आंसर। और वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा पास्कल, तो ये याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें याद करने की वाली हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर जो भाषा है वो जावा है। बेसिक का जो विकास था वो डेनिस रिची ने किया था, ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक भाषा का ये जो डेनिस रिची का नाम आता है ये सी के लिए आता है, और सी नाम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एंड्रॉइड का विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया आपके पास जो है एंड्रॉइड के विकास के लिए किस चीज़ का उपयोग किया था? जावा का उपयोग किया था। और अगर आपके पास आ जाए जावा स्क्रिप्ट, ठीक, ये किस चीज़ का आंसर आ जाएगा? इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपको इनका आंसर नहीं पता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में याद रखिएगा। और बेसिक भाषा किसने बनाई थी आपके पास? जॉन कैमिनी ने ये भाषा बनाई थी, जॉन कैमिनी। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न किए। मुझे पता है कि इस वीडियो भी लेंथी हो गया होगा, लेकिन देखने वाला भी वीडियो देखेगा। तो सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले 50 क्वेश्चन के साथ।